चलो बहुत बढ़िया तरीके से आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से समझ, ऐसे ही बोल लो बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर हमारे पास आती है लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन और लॉ ऑफ मास सेक्शन। अब यहाँ से ये चैप्टर देखो जी शुरू हो रहा है बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। महा बेसिक सी चीज़ें, आप बस बोर्ड पर नज़र रखिए, बाकी सारा काम मेरा है बेटा जी। इधर आइए, इधर आएंगे सभी। मैंने बोला एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, ये दोनों ही मिलकर किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सी और डी नामक प्रोडक्ट दे देते हैं। किसी ने कहा कि इस ए के आगे स्मॉल ए लगा दो, बी के आगे स्मॉल बी लगा दो, ये स्मॉल सी लगा दो और इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी लगा दो, राइट। तो ये जो गोल्डबर्ग और वेगे लॉ है, एक्चुअल में एग्जैक्ट रेट को तो बता ही नहीं पाती। जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th में पढ़ेंगे तो ये बात बताएंगे, एक्चुअल रेट लॉ ये है ही नहीं, ठीक है। या ये मैं बोलूँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो एग्जैक्ट जो डेटा आता है वो आज भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आता है। चलो बहुत ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश, इन्होंने क्या बोला वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेटा अगर इस रिएक्शन को आगे मैं मूव करा रहा हूँ तो इसके कांस्टेंट का नाम KF रख दूँ, मतलब रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसका नाम क्या लिख सकता हूँ बेटा, KB लिख सकता हूँ। चलो सर, बातें आपकी बहुत ही सुंदर हैं, अच्छे से समझ में आ रही हैं। मुझे एक बात बताओ, इस लॉ ने क्या बोला था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेयर है पेपर में कोई डेफिनेशन पूछ रहे, लेकिन फिर भी आप लोग चीज़ों को समझो। इन्होंने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं बोलूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी, या मैं बोलूं एक्टिव मास। क्या है बेटा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या सेंस बना इस बात का? सर एक्टिव मास आप किसको बोल रहे हो? एक्टिव मास बेटा कॉन्सेंट्रेशन को भी बोला जा सकता है, एक्टिव मास यहाँ पर प्रेशर को भी बोला जा सकता है, एक्टिव मास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को भी बोला जाता है। सर समझ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखो। मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, अब इसमें A है और ये B है, तो मुझे लिखना होगा A यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जिसका नाम मोलैरिटी B है, की पावर A, और B की पावर कितना आना चाहिए बेटा, B। और समझदार बच्चे तो ये बात भी जानते हैं कि अगर मैं इसी का बैकवर्ड रिएक्शन लिखना चाहूँ, रेट ऑफ बैकवर्ड, बेटा अगर ये रिएक्शन ऐसे बैक करेगी तो रिएक्टेंट ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताना। अरे हाँ या ना, रिएक्टेंट वो जो रिएक्शन के साथ टाइम के साथ घटे, तो जब ये इधर मूव करेगा तो ये घटेंगे तो सही, बोलो हाँ या ना। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KB, और यहाँ आ जाएगा किसकी पावर बेटा, C की पावर C और D की पावर D। इनको स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं, जो ऊपर छोटे C, छोटे D, छोटा A, छोटा B लिखा हुआ है, राइट। तो ये डेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा कितने महानुभाव बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है रेट कांस्टेंट, सही है क्या? इसका एक और नाम है, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और सर इसको वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलो एक बात बतानी है भाई, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? ये यार देखो कैटलिस्ट पर डिपेंड कर सकता है और किसी पे नहीं करेगा एक्सेप्ट टेम्परेचर। कैटलिस्ट और टेम्परेचर पर ये बातें जो है डिपेंड कर सकती है। सेम केस यहाँ B भी लिख सकता हूँ, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज KF, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज KB, राइट। चलो सर एक बात बताओ सर, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखना चाहूँ, भाई दोनों के रेट बराबर होते हैं क्या? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा जरा बताओ मुझे। सर जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। अब मुझे क्या काम करना होगा, अब मुझे ये काम करना होगा सर, आप KF और KB है ना, मैं काम करता हूँ, इस KF को यहीं रखता हूँ, इस KB को इधर लाता हूँ और इस टर्म को इधर ले जाता हूँ। क्या सेंस समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या मैं इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, KF डिवाइडेड बाय KB इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए
concentration of C की पावर C, D की पावर D, and it is divided by concentration of A की पावर A, and it is divided by concentration of B की पावर B. क्लियर? और ये दोनों जो टर्म हैं KF by KB, इसी को मैं क्या लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि आप लोग जानते हो दोनों टर्म क्या है बेटा जी, कांस्टेंट है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे तुम लोगों को बतानी है. देखो बहुत ध्यान से सुनोगे तो बताऊंगा. ये वाली बात और ये वाली बात कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगी, लेकिन इसका कोई कैटलिस्ट लेना देना नहीं. इसका मतलब ये केवल एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसका नाम है तापमान. मतलब बड़े लेवल पर देखोगे तो आपको तापमान ही तापमान दिखेगा इसमें. एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस पूरी टर्म को, क्योंकि अब ये दोनों बातें इक्वल है ना यार, इसको नीचे ले गया, इस वाली बात को इधर ले गया. तो के एफ बाई के बी इजकल टू सी की पावर सी और डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी. क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को डेटा क्लियर है? हर प्रकार से क्लियर है. चलो यहाँ से ये वैल्यू मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आप लोगों के लिए बना के रख दी है. राइट. एक बात और बतानी है आप लोगों को, इसमें थोड़ा सा अगर मैं चेंजेस करने की कोशिश करूं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी. मुझे एक बात बताओ, आगे देख लें हमने क्या लिखा रखा. अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखी रखे हैं, ठीक है. इनके बारे में थोड़ी सी बात अब मैं कर लेता हूं. सुनो ध्यान से सभी बच्चे, नोट. ये जो मैंने टर्म लिखी है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सी की पावर सी और डी की पावर डी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर ए और बी की पावर बी. अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की, ये जितनी भी मैंने बात लिखी है सभी क्या थी बेटा, प्रोडक्ट की थी, और ये दोनों बातें क्या है, रिएक्टेंट की. तो मतलब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर सी प्लस डी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ए प्लस बी. बोलो हाँ या ना में जवाब दो बस, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है. तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे ही ना लिख दूं, कंसंट्रेशन की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. थोड़ा फील कर पाए या रह गए? इसका मतलब ये बात ऊपर चली जाएगी. तो क्या मैं इस पूरे डेटा को ऐसे ना लिख दूं, ये है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन जी. अभी सिखाऊंगा ये है क्या, है ना. अभी इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देंगे, ये है क्या. कुछ एक बात छोटी सी यहाँ पर मुझे आप लोगों को सिखानी है. एक टर्म जिसका नाम है एक्टिव मास. क्या नाम है बेटा इसका, जिसको सर ने बोला था सर कॉन्सेंट्रेशन की पावर है कुछ भी, है ना. अब ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से. मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं प्योर लिक्विड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा, प्योर लिक्विड. अगर मैं प्योर लिक्विड ले रहा हूँ तो प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमेशा कितनी रहती है बेटा, 1. और अगर मैं प्योर सॉलिड ले रहा हूँ तो उसकी भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को कितना मानकर चलते हैं बेटा, 1. अब चाहे ये प्रेशर हो, चाहे ये कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे ये कुछ और हो, जो प्योर स्टेट है उस केस में हम इस वैल्यू को क्या मानकर चलते हैं बेटा, 1 मानकर चलते हैं. अब एक बात और छोटी सी सुन लीजिए, सुनो भाई. जब भी जीवन में पानी आए ना, पानी, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को तो आप 1 मानोगे, इधर सुन ले बेटा. लेकिन जब जीवन में पानी आए तो एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं. अगर वाटर आपका एज ए सॉल्वेंट आए, सॉल्वेंट आने का सेंस समझ रहे हो आप लोग, सॉल्वेंट आने का सेंस है कि रिएक्टेंट में आ जाए, तो उस केस में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा 1 मानकर चलना है, यूनिटी. लेकिन अगर वाटर आप लोगों का प्रोडक्ट में आ जाए तो फिर जो गिवन है वो लिखो. अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं, वाटर की जो कंसंट्रेशन हम लोग मोलरिटी में लेकर चलते हैं वो 55.5 मोलर लेकर चलते हैं. क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अभी नहीं आई आप लोगों को बात समझ में? बोलो डेटा समझ में आया या नहीं आया? पक्का? तो मैं कुछ बातें एक बार कह के देखूं, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आए तो क्या ये बात मैं आप लोगों से कहकर देखूं. देखो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखो और चीजों को समझो. इधर आओ सभी. मैंने बोला ये आर है, सी है, डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ क्या, इसको लगा लेते हैं आर, है ना. और इस पर बेटा जी मैंने पानी डाल दिया. तो आप लोग जानते हो वाटर की रिएक्शन होती कैसे, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर ओ एच आ जाएगा. देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ऑल्दो मैं ऑर्गेनिक में भी घुसाना नहीं चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन चलो कोई बात नहीं. बहुत ध्यान से देखो यार, ये बॉन्ड तो ऐसे टूट जाएगा ना.
जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCOO H प्लस क्या बन जाएगा, ROH। अगर आप जानते हो तो सर ये भी एक्वस है, सर ये भी एक्वस है, सर ये भी एक्वस है और ये लिक्विड है। अब समझदार बच्चे को अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे करेगा, सर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो जाएगी, सर RCOOH और ये ROH और इसकी पार कितनी हो जाएगी बेटा, डिवाइडेड बाय RCOOR। सर क्या वाटर की कंसंट्रेशन को नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग 1 लेकर चलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, पक्का लिख पाओगे। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के अंदर वाटर राइट साइड में होता तो आप उसको कंसंट्रेशन नोट करनी पड़ती। ऐसा माना जाता है कि जब भी कंसंट्रेशन किसी की एक्सेस में हो जाती है ना तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये जब हम लोग और थोड़ा आगे इक्विलिब्रियम को चलाएंगे तो ये डेटा और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस पूरे बोर्ड में मैंने क्या बताया है, सबसे पहले मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सिखाया है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की पार और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पार, और इस तरीके से डेल्टा एनजी का फॉर्मूला मैं दोबारा इसको जो है ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ। बहुत जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए जी नेक्स्ट, इधर आएंगे सभी, आ जाओ जी। देखना ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी मैंने लिखा है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मैंने ऐसे लिखा है अभी, इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है वो देखिए, Kc, Kp, Kx और Kpc। इसका सेंस ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताना सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अगर किसी रिएक्शन के अंदर गैसियस फेस भी है और किसी रिएक्शन के अंदर एक्वस फेस भी है तो उस केस में आप कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, Kpc। बहुत रेयर है कि पेपर में आए, लेकिन आप लोग मानकर चले यार डेटा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बारे में डिटेल दे देता हूं। मैं एक बार एक ही रिएक्शन लिखूंगा, उसी से सारे सबको जो है भाई सॉल्व करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। मैंने बोला जीवन में ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये डी है, ये डी है। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये KF फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये है KB बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। एक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक क्या है जी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज समझे और सीखने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और इसको सीखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। इस केस के अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मान लेते हैं कि सभी ये, अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिखा है ना, ये एक्वस की भी देख सकते हो और गैसियस स्टेट में भी देख सकते हो। आप लोग जानते हो ना भाई, लिक्विड की भी कॉन्सेंट्रेशन होती है और गैसियस की भी कॉन्सेंट्रेशन होती है, राइट। तो दोनों चीज़ों में आप लोग इसको ले सकते हो। सुनो ध्यान से, मैंने बोला ए है, बी है, सी है, ये डी है, ठीक है। मैंने बोला भाई ये भी एक्वा है, ये भी एक्वा है, एक्वस है मतलब ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, राइट। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से इसको सीखने की कोशिश करो। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर Kc लिखना चाहूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तो मैं क्या लिखूंगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। कंसंट्रेशन ऑफ Kc इज इक्वल टू C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। बोलो डेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का। चलो एक छोटी सी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन बोले तो मोलरिटी, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है सर, मोल्स पर लीटर। अब मैं इसमें भी पुट करूंगा और सब में पुट करके आप लोगों को यूनिट में कन्वर्जन दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, मोल पर लीटर की पावर C, मोल पर लीटर की पावर D। यहां भी क्या लिखूंगा जी, मोल पर लीटर की पावर A, मोल पर लीटर की पावर क्या लिखना पड़ेगा बताओ, D। अगर ये बात सही है तो ये दोनों मोल मोल बराबर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूं, मोल पर लीटर की पावर C प्लस D, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मोल पर लीटर की पावर A प्लस B। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो।
अब इस केस में अगर मैं इस टर्म को ऊपर ले जाऊं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा ना लिख दूंगा, मोल पर लीटर की पावर C प्लस डी, ये गैसियस मोल होंगे बेटा जी, ठीक है, माइनस A प्लस बी। इसका मतलब आप इन दोनों टर्म की जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा एन जी। फील कर पाए या नहीं कर पाए? इसका मतलब सर जो आप बता रहे थे वो घूम के आ गया फिर से। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ केसी इज मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। और यहां कोई पूछे डेल्टा एन जी कौन है जी, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ आर गैसियस स्टेट में, राइट। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं रहना चाहिए। पता लग गया भाई? अब मुझे एक बात बता, ये डेटा समझ में आ गया भाई सभी बच्चों को? पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ ये रिएक्टेंट ए है और इसके गैसियस मोल है और ये 2b के साथ मिलकर कन्वर्ट हो रहा है 2c में और ये भी गैसियस है। अब कोई तुमसे पूछे बताओ केसी की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? सर देखो बहुत सीधी और स्पष्ट बात समझ लो, केसी बराबर होता है सर मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। सही बात। और डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैसियस मोल कितने आ जाएंगे बेटा, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल 2 माइनस 1 और 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इट मीन्स इट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब नाउ द यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर -1। तो क्या यही पर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, पर मोल लीटर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से आप लोग यूनिट को मेंटेन कर सकते हो। जैसे मैंने केसी लिखा, क्या आप इसी इक्वेशन को देखकर केपी भी लिख सकते हो? सर क्या दिक्कत है सर, सीधा लिख देंगे सर। अगर यहाँ एक्वस ना लिख के गैसियस हो सारे, अगर यहाँ एक्वस ना लिख के सारे गैसियस हो तो कितना देर लगेगी भाई इस रिएक्शन को लिखने में? बताओ आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। बोलो हाँ या ना? हो जाएगा। और मैं जानता हूँ C प्लस डी माइनस ए माइनस बी का नाम डेल्टा एन जी है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूँ सर, प्रेशर की यूनिट होती है ATM की पावर डेल्टा एन जी। सर ATM ना लिखा हो किसी ने, बार की पावर डेल्टा एन जी। फील कर पाएगा नहीं पाए? टॉर की पावर डेल्टा एन जी, 760 mmHg की पावर डेल्टा एन जी। तो कुल मिला के बात ये है, तो ये डेटा आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये बेसिक डेटा सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। मैं मूव करूँगा आगे, चलो मैं मूव करूँगा आगे। बहुत ध्यान से आप लोग पिक्चर देखें भाई। अगर KX की टर्म में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये फिर वही पिक्चर हो गई भाई। KX के केस में क्या हो जाएगा बताओ? मैंने बोला ये A है, ये B है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, C है, ये D है, ये स्मॉल d है, स्मॉल c है, ये B है, ये A है। मुझे बताओ KX अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर C इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर D डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पावर A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B की पावर B। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई। इस तरीके से ये पिक्चर ऐसे घुमा घुमा के कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बोलो हाँ या ना। तो ये डेटा कैसे नजर आएगा सर? ये डेटा ऐसे नजर आएगा मोल फ्रैक्शन तो है ही, जो भी है मोल फ्रैक्शन। अच्छा सुनो एक बात बताऊं, ये एक यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। वाई सर? मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट कैसे नहीं होती सर? देखो मोल फ्रैक्शन का सेंस समझ लो सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल। यहाँ भी मोल, यहाँ भी मोल, कैंसिल। मतलब मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ यूनिटलेस। कैसी प्रॉपर्टी है? यूनिटलेस। इससे एक बात याद आ रही है मुझे, सुनो। केसी जानते हो? केसी क्या था सर? कंसंट्रेशन ऑफ जी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, इनकी पार, ये वाल, ये बवाल, इस तरीके से A की पावर A और ये B की पावर B। यही पढ़ा था बेटा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सुनो भाई, एक टर्म और यूज होती है जिसका नाम है KC0। KC0 का मतलब है आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? जब भी कंसंट्रेशन रही होगी इनिशियली। ना ही बात समझ में? दोबारा सुनो, अगर मैं एट ए पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पर ये कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ C की, और इनिशियली क्या थी? डिवाइड बाय C0। एट इक्विलिब्रियम इनिशियली क्या थी?
वो वाली वैल्यू इनिशियली क्या थी, डिवाइड बाय इनिशियली क्या थी। तो एक चीज़ फील कर पाए, यूनिट लेस होगी कि नहीं होगी प्रॉपर्टी, नहीं फील कर पाए। अरे हाँ या ना, ये बात याद रखना। अगर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पूछ ले तो ना केपी की यूनिट होती, ना केसी की यूनिट होती, ना केएक्स की यूनिट होती, वो किसी की यूनिट नहीं होती। फिर दे ऑल आर यूनिटलेस प्रॉपर्टी। क्या फील कर पाए या नहीं कर पाए। सर एक प्रॉपर्टी और बताई थी केपीसी, सर एनसीईआरटी में तो नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, बहुत कुछ नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ता है। देखो ये अमोनिया है, ये पानी है, ये NH4 है, OH है। अब एक चीज समझ में आ गई, सर ये गैस है, लिक्विड है, एक्वस है, एक्वस है। अगर मुझसे कोई पूछता केसी बता, तो मेरा आंसर होता NH4 का पॉजिटिव, OH नेगेटिव, डिवाइड बाय कुछ भी नहीं लिखता क्योंकि केस, अच्छा केसी है ना, कॉन्सेंट्रेशन में तो यार गैसियस लिखा जाएगा, है ना, गैसियस की वैल्यू लिखी जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, ये तो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछता केपी, तो मेरा आंसर होता सर देखो ये 1 हो गया सर, ये भी 1 हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखता बेटा जी, केवल और केवल मैं लिखता प्रेशर ऑफ NH3, इसका भी नहीं लिखता। लेकिन अगर कोई पूछता है केपीसी, तो मेरा ना आंसर क्या हो जाएगा सर, आप सब लिखो NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और यहाँ प्रेशर की टर्म में लिख दो प्रेशर ऑफ अमोनिया। बोलो समझ में आई या नहीं आई बात, अरे कुछ तो बोल दो। क्या बात समझ में आ गई। देखो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे किससे, रिएक्टेंट से। अगर कोई स्टीशियोमेट्री आगे लिखा हुआ नंबर तो उसको पावर में ले जाएंगे बस, ठीक है। चलो जी इतनी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। देखना कोई बेसिक सवाल देख रहा है तुम लोगों को, केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिख दो, इसके लिए लिखोगे क्या, बताओ। केसी बताओ पहले, सर केसी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे, क्योंकि केसी कैन बी राइट फॉर लिक्विड यानी कि एक्वस एज वेल एज फॉर गैसियस फेस। बताओ कैसे हो जाएगा सर, O3 की पावर 2 डिवाइड बाय O2 की पावर 3। यही कोई पूछता केपी, तो प्रेशर ऑफ O3 की पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ O2 की पावर 3। बोलो गेम समझ में आया क्या, अरे हाँ या ना में जवाब तो दे दो। नेक्स्ट आता है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी पिक्चर क्या रहेगी बेटा, गैस है। इसमें कोई पूछ जाए आप लोगों से केपी बता दो, चलो बताओ सर, प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S, बस आगे बात समझ में, क्योंकि सॉलिड को हम लोग नहीं लेकर चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो डेटा आप लोगों के दिमाग में बैठ रहा होगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर होगी, यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए भाई। और जो ऑनलाइन आ रहे हैं कृपया करके ऑफलाइन आ जाएं, इक्विलिब्रियम नाम है इसका, ठीक है। जब तक पेन नहीं चलाओगे हिल जाओगे। चलो देखो जरा आगे, खत्म। चलो तो डेटा बहुत जल्दी खत्म हुआ फिर तो आज की क्लास का, हमें तो लगा और चलेगा अभी। तो ये डेटा समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ जरा। 7, हाँ कुछ थोड़ा सा रह गया था। चलो भाई इधर देखेंगे सभी। अच्छा रिलेशन भी पढ़ाई दे क्या, रिलेशन भी सीख ही लो। आओ देखो जरा, रिलेशन देखना जरा। कोई तुमसे पूछे रिलेशन, भाई थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा इसको मैं, ध्यान से देखना। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अच्छा आप तो समझदार हो, आप ये भी जानते हो कि A प्लस बी प्लस ये इंटर कन्वर्टेबल, और ये कुछ सर ने ऐसा किया था, जीवन में बहुत कुछ किया हुआ है। इधर देखो, अब फिलहाल के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं केपी। केपी कैसे लिखोगे बताओ सर, प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D, प्रेशर ऑफ A की पावर A, प्रेशर ऑफ B की पावर B। एक बात बताओ, किसी बच्चे ने सीखा है P इक्वल टू nRT, सर सीखा तो है। किसी ने सीखा है P इक्वल टू N/VRT, सीखा तो है। किसी ने सीखा है नंबर ऑफ मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम का मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ PA तो क्या यहाँ A लिख दूँ, हाँ या ना में जवाब दो। यहाँ लिख रहा हूँ PB तो यहाँ B लिख दूँ अपनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। आओ जरा देखो, क्या इस पिक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ क्या, देखो जरा। यहाँ मैं लिखूंगा KP और इस PC को कन्वर्ट कर रहा हूँ C की पावर C, RT की पावर C। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अरे भैया टोटल उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा, पता लगे इसी को उठा ले जाओ। ये बात समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दूं, PD की जगह क्या लिख दूंगा सर, यहाँ D लिख दो, और इसकी जगह क्या लिख दो की पावर D, और इसकी जगह क्या लिख दो RT की पावर D, डिवाइडेड बाय। अब तुम लोग समझ चुके हो यार, ये बार बार क्या ही बताऊं मैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो भैया पूछ लेना, घबराना मत बिल्कुल भी। RT की पावर B, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। एक बात बताओ, ये C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B क्या था, क्या यही केसी था, याद करो, क्या यही केसी था, कुछ तो बोलो। इससे पहले भी वाली स्लाइड में दिखेगा, बोलो भाई कहीं है जीवन में, यही तो है भैया बताओ, यही क्या था, केसी था।
इसका मतलब सर यहाँ पर आपने इसको केसी लिख दिया, जो बचा उसको लिख देते हैं। बताओ क्या बचा, आर टी की पावर सी प्लस डी लिख दूँ ऊपर, डिवाइड बाय आर टी की पावर क्या लिखना पड़ेगा, इसको बराबर क्या ऐसे लिख दूँ केसी, और ये आर टी की पावर क्या लिख दूँ जल्दी बताओ। अरे गधो ऐसे लिख दो सीधा डेल्टा एन जी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो ये डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन समझ में आ गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हो तुम लोग। देखो के पी बराबर के सी और यहाँ हो गया आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब इसमें सब कुछ ज्ञान तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ बातें एक दो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों। जो आर है ना, आर की वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन है ना। ये सब डेटा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1/12 होती है। कितनी होती है बेटा 1/12। आगे बात समझ में, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है बेटा 1/12। कितनी वैल्यू है 1/12। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? पक्का यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए भाई। अच्छी तरीके से डेटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और ये टेम्परेचर को हमेशा किस में लेते हैं बेटा जी, केल्विन में। चलो एक छोटी सी बात आप लोगों से कहनी है मुझे, आप ही बताओगे इफ डेल्टा एन जी को मैं 0 कर दूं तो क्या यही के पी बराबर के सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। ये बात सही है ना? अगर मैं तुमसे कहूं डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, आगे बात समझ में, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो आप बताओ डेल्टा एन जी की पावर 1 करोगे तो के सी में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो के पी आ रहा है। इसका मतलब कौन बड़ा है? नहीं है बात समझ में? अरे कुछ तो बोलो। अगर एक 0 से बड़ा है तो कौन बड़ा होगा बेटा जी? के पी बड़ा होगा। सर याद करा दो, सर रटवा दो। सर सुनो, पी और सी में ए बी सी डी में कौन बड़ा है? पी। और जब नंबर भी बड़ा है तो पी भी बड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो आया ना? और नंबर छोटा कर दो, डेल्टा एन जी लेसर देन 0 कर दो। समझ में आ गया? अगर ये वैल्यू लेसर देन 0 हो जाएगी, माइनस में डाल लो, तो इसका मतलब ये पिक्चर उधर चली जाएगी नहीं चली जाएगी? बताओ। तो इसका मतलब ये हो गया हेयर के पी इज लेसर देन के सी। तो हमारी क्लास के सभी बच्चा लोगों को ये डेटा क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं। एक केस और पढ़ा देता हूँ। इफ तापमान इज 12 केल्विन देन, सर आपने बोला था आर का मतलब 1/12 है, नहीं समझ में आई? अरे नालायको, मैंने बोला के पी इजकल टू के सी आर इंटू टी की पावर डेल्टा एन जी है या नहीं? बोलो हाँ या ना? आर की वैल्यू को तू रख रहा है 1/12 और टेम्परेचर को 12 केल्विन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1 की पावर डेल्टा एन जी है, और 1 की पावर कुछ भी हो, 1,00,000 1,000 0 कुछ भी हो, वो हमेशा 1 होता है। इसका मतलब ये वो केस है, ये वो केस है जहाँ के पी ही के सी के बराबर है। नहीं फील कर पाए ना? अरे हाँ या ना में जवाब तो दे दो। ये डेटा समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दुख दर्द किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है, बेसिक सेंस से क्लियर है, लॉजिक के साथ क्लियर है। अगर मैं तुमसे पूछूं रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स, मतलब समझ रहे हो भावनाओं को, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, बुरा ना मानो तो ये सब नोट ना करते हुए। सर नहीं सर पूरा नोट करो सर। लो भैया मेरे पास के पी था क्या? के पी बराबर था पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए, पी बी की पावर बी। मुझे बात बताओ, क्या तुमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मुझसे ऐसा कुछ पढ़ा है? ईमानदारी से बताना, क्या पढ़ा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट, पढ़ा है ना? इसका मतलब मैं चाहूँ तो ये पूरा डेटा उठा के यहाँ लगा सकता हूँ, और जब ये डेटा मैं उठा के यहाँ लगाऊंगा, यहाँ पी सी की जगह लिखूंगा पी टी की पावर सी जाई ए की पावर। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? सब कुछ कट जाएगा, ये जाई वाला फैक्टर सब कट कुटाएगा, बराबर हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या बचेगा? कोई बच्चा बताएगा क्या बचेगा? बता। के पी बराबर, कैसे देख रहे हैं, अजीब से चेहरा लगा गए, क्या हो गया पता नहीं, बताओ। के पी बराबर के एक्स, क्योंकि रिलेशन तो के एक्स और के पी का ही है, इतना तो लॉजिक लगा लो, इनटू और बोलो ए भगवान क्या होगा इस, मतलब कभी कभी लगता खतरे में है, संकट में है जीवन। के पी इजकल टू के एक्स इंटू पी टी की पावर डेल्टा एन जी। तुम खत्म बच्चे, सुनो, ये तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा था? पीटी, तो पीटी तो चला गया बाहर, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा था बता? आर टी। ये जो सी है
वो बता रहा था केसी को, ये जो एक्स है ये क्या बता जाएगा, पी एक्स को। नहीं आई बात समझ में? अब बताओ किन किन कंडीशन पे केपी बराबर के एक्स होगा, बताओ। इफ डेल्टा एन जी बराबर 0, अगर ये पिक्चर 0 हो जाए तो ये पिक्चर हमेशा केपी बराबर के एक्स होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। और बता सर, अगर पीटी ना पीटी को 1 कर दो किसी भी प्रकार से, 1 ATM 1 बार, तो ये हमेशा पिक्चर क्या रहेगी बेटा, केपी बराबर के एक्स रहेगी, बोलो हाँ या ना। अब दुनिया में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है कि भैया डेल्टा पी एन जी की वैल्यू को बढ़ा दो, जब ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो समझदार बच्चा तो कहता है जब ये वैल्यू 0 होगी और ये 1 ATM से बड़ा होगा, पता लगे ये चल रहा है माइनस में, तो पिक्चर बदल जाएगी, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये जब 1 ATM होगा तभी तो इसको मल्टीप्लाई करने से ही आएगा, तो कौन बड़ा होगा, केपी बड़ा होगा किससे, के एक्स। याद रहे ये पिक्चर किस पर चल रही है, 1 ATM पर या 1 बार पर। लेकिन यही पिक्चर अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू लेसर देन 0 हो जाएगी तो केपी की वैल्यू छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ से सवाल पूछे जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा जी, इस टाइप का सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये रही, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और आर की वैल्यू यहाँ पर 1/12 या मैं कहूँ 0.0821 है। टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा एन जी क्या होता है, गैस के प्रोडक्ट के फेस माइनस रिएक्टेंट के फेस। सीख पाए या नहीं सीख पाए? चलो आगे देखते हैं। कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा भैया ऑनलाइन वाले, चलो इधर आ जाओ सभी। फाइंड टेम्परेचर इन केल्विन व्हेन केपी बाय केसी इज इक्वल टू 3, व्हेन केपी बाय केसी इज इक्वल टू 3। बोलो डेटा समझ में आ रहा है? ये मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको बताना है केपी बाय केसी। अच्छा नहीं, ये वैल्यू दे रखी है, केपी दे रखा है टेम्परेचर में और केसी दे रखा मोलैरिटी में, और हम लोग जानते हैं कैपिटल का एम का मतलब मोल पर लीटर ही तो है, मोलैरिटी ये बेसिक है बेटा जी, है ना। इस रिएक्शन में यार एक बात बता, क्या आप लोग जानते हो केपी का कोई रिलेशन होता है केसी से? अच्छा, आर और टी की पावर डेल्टा एन जी। एक बात छोटी सी बस तुमसे पूछनी है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं केपी बाई केसी? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। और क्या इसकी वैल्यू को 3 लिख दूं, और इसकी वैल्यू आर है, आर की वैल्यू को 1/12 लिख दूं, टेम्परेचर को क्या लिख दूंगा बता, कहाँ गया, कितना टेम्परेचर कुछ है? अच्छा यही निकालना है, चलो अब बात करें डेल्टा एन जी। बताओ जरा, ये एक गैसियस मोल है, एक गैसियस मोल है, एक गैसियस मोल है, तो बेटा जी 2 - 1 = 1 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इसकी पिक्चर 1 हो गई और खत्म आंसर। कितना आ जाएगा टेम्परेचर बताओ सर? 12 है, 3 कितने होते हैं 12 3? अरे वाह, वेरी नाइस, गुड, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है मैथमेटिक्स में। 36 केल्विन, कितना हो जाएगा 36 केल्विन। अगला आ जाओ, फॉर द रिएक्शन COCl2 COCl2 फाइंड केसी बाय केपी। केसी बाय केपी बता दो, कैसे बताओगे? आप कहोगे सर देखो जीवन में हमने पढ़ा था केपी इक्वल टू केसी होता है और आरटी की पावर डेल्टा एनजी होती है। सर तुम्हें क्या निकालना, केसी बाय केपी निकालना? भैया ये निकालना तो इसको इधर ले जा, क्यों कष्ट ले रहे हो अपने आप को ज़्यादा? तो मतलब ये पिक्चर क्या हो जाएगी सर, केसी बाय केपी इज इक्वल टू 1/RT की पावर डेल्टा एनजी। बोलो हाँ या ना। मुद्दा डेल्टा एनजी का है सर, ये एक है, ये पिक्चर कितनी नजर आ रही है मुझे? 2 नजर आ रही है सर। 1 - 2 करोगे तो -1 एनजी आ जाएगा, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ रही है -1। अब यार ये पुट कर लेना 1/12 और टेम्परेचर पूछा है, दिया है कुछ नहीं, ये पूछा हुआ है तापमान नहीं दिया नोगर। अच्छा टेम्परेचर की टर्म में बताना होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर की टर्म में आप लोगों को बताना होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चलो अगला सवाल, फाइंड द केपी फॉर द रिएक्शन एट 191 डिग्री सेल्सियस इज दिस, फाइंड केसी। ओके, तो आप एक बात बताइए मुझे छोटी सी, क्या बात बताओगे छोटी सी, बताओ क्या? हाँ, केपी इक्वल टू डेल्टा एनजी, तो देखते ही लगाओ यार, इसका 1 है और ये 3/2 है, तो सॉलिड है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अरे कुछ तो बोलो, 1/1/2 ही तो हो गए, 1/2 तो हो गया, 1 - 3/2। अरे वाह वाह, वेरी नाइस, ठीक है भाई, -1/2। अब देखना जरा ध्यान से इसको, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? केपी दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना दे रखा है 1.24, केसी निकालना है। अच्छा इनटू आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/12, टेम्परेचर कितना दे रखा है 191, 191 273 ऐड कर लो, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। बोलो सही लिखा है मैंने? 464 की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी दे रखा -1, सही लिखा है मैंने, -1/2।
मतलब अंडर रूट टू जाएगा नीचे। नहीं बात समझ में? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। तो टेक्निकली ये वाली बात और ये वाली बात मल्टीप्लाई हो रही होंगी। सही लिखा मैंने, नहीं लिखा बताओ? मल्टीप्लाई बाय दिस क्या हो जाएगा? ये 1/, बता दो, ये जो भी मल्टीप्लाई करोगे 1/12 इंटू 464, इसका क्या करना पड़ेगा तुम लोग? अंडर रूट। मैंने क्या लिखा वो समझ में आया आप लोगों को? देखो गधो, मैंने क्या लिखा, ये 1/2 है, माइनस छोड़ो अभी, इसको अंडर रूट लगा ले, यहीं लगा ले, और माइनस लग रखा था मतलब नीचे भी अंडर रूट लगा सकता था, इसको उधर ले गया था मल्टीप्लाई, केसी आ गया। नहीं ये बात समझ में? अरे गेम समझ में आया क्या? इस टाइप के बेसिक सवालों को हमारी क्लास के सभी बच्चे कवर करने में अब सक्षम होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक से सवाल थे।